हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नीतू रानी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आत्मकथ्य। एक बहुत ही अच्छी कविता है जयशंकर प्रसाद जी की। तो कविता शुरू करने से पहले हम एक बार जयशंकर प्रसाद जो हमारे कवि हैं उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है 1889 ईस्वी में वाराणसी में। काशी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। बाद में घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के प्रमुख कवियों में से ये एक थे। इनकी मृत्यु होती है 1937 ईस्वी में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं, काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। नाटक कौन कौन से हैं? अज्ञातशत्रु, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। उपन्यास कौन से हैं? कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अब कविता शुरू करने से पहले हम कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर कविता को अच्छे से समझना है तो एक बार कविता के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। प्रेमचंद के संपादन में हंस में एक जो हंस पत्रिका थी उसमें एक आत्मकथा नाम से एक विशेष भाग निकलना तय हुआ था। उसी भाग के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मित्रों से निवेदन किया कि वे हंस पत्रिका में अपनी आत्मकथा लिखे, परंतु जयशंकर प्रसाद जी अपने मित्रों से के इस अनुरोध से सहमत नहीं थे, क्योंकि कवि अपने धोखेबाज मित्रों की असली दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। और दूसरी बात, साथ ही साथ वे अपने निजी पलों को भी दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते थे। कवि की इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई हमारी कविता, जिसका नाम है आत्मकथ्य। ठीक है, ये जो कविता है हमारी 1932 ईस्वी में हंस के आत्मकथा के विशेष भाग में प्रकाशित की गई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं आत्मकथा लेखन के विषय में अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की हैं। छायावादी शैली की बारीकियों को ध्यान में रखकर ही अपने मन के भावों को सबके सामने बताने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का, बिंबों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा भी किसी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा की तरह ही है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और दिलचस्प मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही स्वीकार किया गया है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी इस कविता के जरिए हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। ये देखिएगा काव्यांश, और हमारी कविता का नाम है आत्मकथ्य, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। पहले इसका काव्य पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, देखिएगा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पतिया देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी भीति, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। पहले मैं एक बार शब्द जो हमारे शब्दार्थ हैं उन पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये शब्दार्थ देखिएगा। मधुप का मतलब क्या होता है? फवरा। घने का मतलब ज्यादा। अनंत का मतलब क्या होता है? ये देखिएगा, ये वाला हमारा अनंत। अनंत का मतलब होता है विशाल। नीलिमा का अर्थ क्या होता है? नीलिमा का अर्थ है नीला आकाश। ठीक है। असंख्य का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई संख्या न हो, जिसको गिना ही ना जा सके। असंख्य का मतलब होता है जिसकी कोई संख्या न हो, अनगिनत जिसको कहते हैं, जिसको गिना ही ना जा सके। जीवन इतिहास का मतलब होता है जीवन की कहानी। जीवन इतिहास का मतलब क्या होता है? जीवन की कहानी। ठीक है, आगे देखिएगा। व्यंग का मतलब क्या होता है? व्यंग, व्यंग का होता है मजाक बनाना एक तरह से। ठीक है। मलिन का मतलब क्या होता है? मलिन का मतलब होता है गंदा। ठीक है। उपहास का मतलब क्या होता है? उपहास का मतलब होता है मजाक। ठीक है। दुर्बलता का मतलब क्या होता है? दुर्बलता का मतलब होता है कमजोरी। बीती का मतलब गुजरी हुई, जो गुजर चुकी है, जो बात, जो खबर, जो हाल ही में हुई थी लेकिन वो गुजर चुकी है। बीती मतलब गुजरना, गुजर जाना। ठीक है।
आगे देखिए, गागर रीति मतलब, गागर का मतलब होता है घड़ा और रीति का मतलब खाली हो जाना। ठीक है, रीति का मतलब खाली हो जाना। यही थोड़े मुश्किल से शब्द थे, मैंने इनका अर्थ बता दिया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने से पहले इसमें है क्या, क्या कहना चाहते हैं कवि। कवि को जब मैंने ऊपर भी बताया था कि कवि को आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिलता है। जैसे ही जयशंकर प्रसाद जी को आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिलता है, तब अतीत में जितनी भी अच्छी बुरी घटनाएं उनके साथ घटित होती हैं, वो सब उनकी आंखों के सामने आने लग जाती हैं। इस काव्यांश में कवि अपने मित्रों से प्रश्न भी करते हैं कि आखिर वे कवि की आत्मकथा क्यों सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो ये मन है ये भंवरे के समान है। जिस प्रकार से भंवरा फूलों के चारों तरफ गुंजार करता रहता है, मंडराता रहता है, उसी प्रकार से आज कवि का मन भी एक भंवरे के समान हो गया है। वो भंवरे की तरह क्या कर रहा है, अपने अतीत की यादों के चारों तरफ क्या हो रहा है, मंडरा रहा है, गुंजार कर रहा है, अर्थात उनको याद कर रहा है। ठीक है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आगे कवि क्या कहते हैं, आगे कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष में, जो मेरा जीवन रूपी वृक्ष था, पहले ये हरा भरा था, अर्थात उनके जीवन में बहुत सुख और आनंद था। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, आज उनका जो वृक्ष है, वृक्ष की जो सूख चुका है और उनकी पत्तियां क्या हो गई है, मुरझा गई है। कवि के कहने का तात्पर्य क्या है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि आज उनके जीवन में सुख का स्थान दुख और निराशा ने ले लिया है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिएगा, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इसमें कवि क्या कहते हैं, इसमें कवि कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य के इतिहास में अनेक लेखक हुए, अनेक कवि हुए, अनेक महापुरुष हुए। उन महापुरुषों ने, कवियों ने, लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। ठीक है, अपनी असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य जीवन इतिहास का मतलब बहुत सारे कवि, लेखक और महापुरुष हुए। यह लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस मतलब हिंदी साहित्य रूपी आकाश में, जो हिंदी साहित्य रूपी आकाश का जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। उसमें अनेक लेखक है, अनेक कवि है, अनेक महापुरुष हुए हैं। उन महापुरुषों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। आत्मकथा में क्या होता है, आत्मकथा में अपनी अच्छी बातें भी लिखनी होती हैं, अपनी बुरी बातें भी, अपनी कमजोरियों के बारे में बताना होता है, अपनी दुर्बलताओं के बारे में बताना होता है। अब उन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा, दुर्बलताएं लिखी, अपनी कमजोरियों के बारे में भी बताया। और उन कमजोरियों को पढ़कर दूसरे कवियों ने, लेखकों ने या पाठकों ने उन कमजोरियों को पढ़कर क्या किया, व्यंग मलिन उपहास, उनका क्या किया, उनका एक तरह से मजाक बनाया। आया समझ? आगे देखिए, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि इस कड़वे सत्य को जानते हुए, कौन सा कड़वा सत्य, कि मतलब अगर आत्मकथा लिखोगे तो उसमें अपनी कमजोरियां भी लिखनी पड़ेंगी, अपनी खूबियां भी लिखनी पड़ेंगी, अपनी खामियां भी लिखनी पड़ेंगी। अब उन खामियों को पढ़कर जो मजाक बनाया जाता है, वो मजाक क्या है, कड़वा सत्य है। सबको पता है कि मजाक बनेगा, क्योंकि कमजोरियां भी लिखी जाएंगी और उनकी खूबियां भी लिखी जाएंगी। अब इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलता और कमजोरियों का मजाक बनाने लगता है। फिर भी वो अपने मित्रों से कहते हैं, फिर भी मित्रों, तुम कहते हो कि मैं अपने जीवन की कमियां लिखूं, उसमें घटित हुई है उन कमियों के बारे में मैं सबको बताऊं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। अब यहाँ पर कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि तुम तब भी कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता या अपनी आत्मकथा में लिखूं, अपनी बीती हुई बातें अपनी आत्मकथा में लिखूं और मैं अपना मजाक बनवाऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या सुख पाओगे, क्योंकि मेरी जो आत्मकथा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें सुख और आनंद मिले।
जिसको पढ़कर तुम्हें सुख और आनंद मिले, क्योंकि मेरी जो आत्मकथा है, मेरा जो जीवन रूपी गागर है, वो एकदम से खाली है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पढ़कर तुम्हें आनंद मिले। आया समझ में? आगे देखो। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आगे कवि कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर में जो सुख और खुशियां थी, जो आनंद था, वो सभी तुमने ही खाली किया है। और उन सभी रसों को, जो सुख और आनंद के जो रस थे, वो जीवन रूपी गागर से लेकर, मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर अपने जीवन रूपी घड़े में भर लिए हैं और मेरा जीवन दुखों से भर दिया है। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि कहना चाहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहते हैं कि ऐसा न हो कि मैं अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा न लिख दूं जो मेरे जीवन में सुख और आनंद था, उसको खाली करने वाले कौन हो? तुम ही लोग हो। मेरे जीवन में जो सुख और आनंद का जो रस था, वो तुमने अपने जीवन में भर लिया है और मेरे जीवन को क्या कर दिया है? दुखों से भर दिया है। आया समझ में आपको? तो अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला काव्यांश क्या है? ये वाला है। यह विडंबना अरी सरलती तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब विडंबना, भूले ते अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज्यादा सरल होता है, लोग उतना ज्यादा धोखा देते हैं। कवि अपने जो प्रपंची मित्र हैं उनकी असली दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। उनको आप उनकी असली दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा भी नहीं करना चाहते। साथ ही साथ वे अपने निजी पलों को भी दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जो जीवन को दुखमयी, जो उनका जीवन दुखमयी हो गया है, वो उस बारे में भी किसी को बताना नहीं चाहते। इसमें देखिएगा कवि क्या कहना चाहते हैं? ये है विडंबना। अच्छा, इसके ये जो कठिन शब्द है मैं आपको बता देती हूँ। विडंबना का अर्थ होता है दुर्भाग्य, निंदा करना एक तरह से। सरलते का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला, सरल मन वाला। प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा देना, छल करना उसके साथ। उज्जवल गाथा का अर्थ होता है सुख भरी कहानी। आलिंगन का अर्थ होता है बाहों में भरना। मुस्कुरा का अर्थ होता है मुस्कुराकर। ठीक है, अब देखिए इसका हम भाव ये व्याख्या कर लेते हैं। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं। कवि क्या कहना चाहते हैं? भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि यह तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, क्योंकि सरल मन वाले जो होते हैं, भोले भाले जो व्यक्ति होते हैं, वो उनकी हंसी उड़ाई जाती है। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को नहीं समझ पाया हूं। मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है। कुछ लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं या मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ धोखा किया है, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि कभी अपने प्रपंची मित्रों की असली दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसलिए कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। आया समझ? अगला देखिए। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। आगे कवि कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए जो मेरे मधुर पल हैं, उनका जिक्र मैं किसी के सामने नहीं करना चाहता। उन चांदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी पत्नी के साथ एकांत में जो खिलखिलाकर हंसते हुए उनसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें की थी, जो समय उनके साथ मैंने बिताया था, सुख भरा पल जो मैंने उनके साथ बिताया था, वही मधुर स्मृतियां ही तो मेरा जीवन जीने का आधार है। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे अपनी आत्मकथा में कर सकता हूं? उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के सामने लाना नहीं चाहता, अर्थात मैं दूसरों के सामने उन पलों को, उन सुख भरे पलों को बांटना नहीं चाहता। आगे देखिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया।
आगे कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया। कवि कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देख रहा था। उस स्वप्न को देखते देखते अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था वह सुख मेरी बाहों में आते आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अर्थात यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य क्या है? कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पत्नी के साथ जो मैंने सुख पूर्वक जीवन जीने की कल्पना की थी वह उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसके स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसके शब्दार्थ देखिएगा। एक बार शब्दार्थ मैं आपको बता देती हूँ। अरुण का मतलब होता है अरुण कोपलों, इसका अर्थ देखिएगा, यानी कि लाल गाल। अरुण मतलब लाल, कोपल मतलब गाल, ठीक है। मतवाली मतलब मस्त कर देने वाली, मतवाली का मतलब होता है मस्त कर देने वाली, ठीक है। अनुरागिनी, अनुरागिनी का मतलब होता है प्रेम से भरी हुई, ठीक है। अनुरागिनी का मतलब क्या होता है? प्रेम से भरी हुई। उषा, उषा का मतलब होता है सुबह। निज का मतलब होता है अपना, निज का मतलब क्या होता है? अपना। सुहाग, सुहागिन होने की जो अवस्था होती है, सौभाग्य जो होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सुहाग, ठीक है। मधुमाया, प्रेम से भरी हुई, मधु से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई। आई समझ? आगे देखिएगा। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब यादें, स्मृति का मतलब होता है यादें। पाथे का मतलब होता है सहारा, ठीक है। पथिक का मतलब होता है यात्री, पथिक का मतलब क्या होता है? यात्री। पंथा का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। सीवन का मतलब क्या होता है? सीवन का मतलब सिलाई, ओके। सीवन का मतलब क्या होता है? सिलाई। उधेड़, उधेड़ मतलब खोलना, टाके तोड़ना, जो सिलाई की थी उसको निकाल देना, ठीक है, उसको क्या कर देना? निकाल देना। कंथा का मतलब होता है गूदड़ी, अंतर्मन, जीवन की कहानी या मन के भाव, ठीक है। कंथा का मतलब होता है मन के भाव, जीवन की कहानी, ठीक है। मौन का मतलब होता है चुप, मौन का मतलब क्या होता है? चुप, ठीक है। व्यथा का मतलब होता है दुख, व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख। आपको ये कठिन शब्दों का अर्थ पता चल गया होगा। अब इसमें काव्यांश में क्या है, क्या कहना चाहते हैं कवि? इसमें कवि कहना चाहते हैं, उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। ये जो पंक्तियां हैं हमारी, इसमें कवि अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। अपनी पत्नी की सुंदरता की तुलना कवि ने किससे की है? सुबह उदित होती हुई सुबह, जब सुबह, जब सूर्य निकलने से पहले की जो अवस्था होती है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही मनमोहक होती है, ठीक है। तो उससे उस अपनी पत्नी की सुंदरता की उन्होंने तुलना की है। कवि यहाँ तर्क दे रहे हैं कि अभी उनकी आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं आया है। कवि क्या कह रहे हैं अपने मित्रों को? कि उनकी आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है और न ही अभी अपने दुखों को खरीदना वो चाहते हैं, ठीक है। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं, व्याख्या देखिएगा इसकी। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके जो गाल, जो लाल लाल गाल गाल थे, गाल है थे, को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके लाल गालों की मदहोश कर देने वाली सुंदर छाया में प्रेम बिखेरती हुई, प्रेम से भरी हुई सुबह सुहागिन की तरह उदित हो रही हो। सुहागिन की तरह उदित हो रही हो, जो सुबह सुबह होती है, प्रेम बिखेरती हुई, वो अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में, मतलब उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जो सुबह होती है, वो जो सुंदरता होती है सुबह की, वो किससे ली है उन्होंने? वो सुंदरता किससे ली? वो उनकी पत्नी के
सुंदरता से ली। ठीक है, आया समझ? देखिए, अर्थात ऐसा लगता था जैसे सुबह की अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ। अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई हैं। अच्छा, फिर से सुनिएगा। जिसके अन्न कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में, मतलब मेरी पत्नी की सुंदर, यहाँ पर कवि ने अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जो सुबह होती है, सुबह सुबह जो सूर्य निकलने से पहले की जो स्थिति होती है, जो सुबह होती है, जो मनमोहक होती है, सुंदर, उसकी जो सुंदरता होती है, वो सुंदरता कहाँ से ली गई थी? मेरी पत्नी के लाल लाल गालों से ली गई थी। निज सुहाग मधुमाया में, निज सुहाग मधुमाया में मतलब सुबह की सुहागिन की तरह उदित हो रही है। उसकी सुंदरता मतलब प्रेम भरी सुबह की सुहागिन की तरह से उदित हो रही है। अर्थात लगता है जैसे सुबह की अपनी लालिमा उसी से लिया करती हो। ठीक है, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पति की पंथा की। अब उनकी पत्नी की जो सुंदर सुंदर यादें थी, जो रात में बैठकर वो हंसते थे, गाते थे, या जो भी बातें करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, वो जो स्मृतियां हैं वो क्या बनी? उसके जीवन जीने का सहारा बनी, थके पति की पंथा की। मतलब जिस प्रकार से इंसान जब थक जाता है तो अपनी जो उनकी स्मृतियां होती हैं, जो सुखद स्मृतियां होती हैं, उनको याद करके उनके रास्ते की जो थकान है वो समाप्त हो जाया करती है, उनकी थकान समाप्त हो जाती है। ठीक है, आए समझ में? आज मैं उसकी ही यादों का, कवि कहते हैं कि आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान को दूर किया करता हूँ। अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? आगे कवि क्या कहते हैं? आगे कवि पूछ रहे हैं कि मेरे अंतर मन रूपी जो गुदड़ी की सिलाई, नहीं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी गाथाएं कहूं। अब कवि कहते हैं कि मेरा जीवन तो बहुत छोटा था, मेरा जीवन तो बहुत छोटा है। ठीक है, मैं अपने इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं कैसे मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं? कवि कहते हैं कि मैं कैसे लिख सकता हूँ मतलब बड़ी बड़ी कथाएं अपनी आत्मकथा में? क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कवि कहते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं खुद मौन रहूं, ना मैं दूसरों की आत्मकथाओं का मजाक बनाऊं, उनकी कमजोरियों का उपहास बनाऊं, औरों की सुनता मैं मौन रहूं? ये अच्छा होगा कि मैं सिर्फ औरों की सुनूं और मौन रहूं। मौन रहूं मतलब चुप रहूं, ना तो मैं उनका मजाक बनाऊं और ना मैं अपना मजाक बनाने दूं। कवि के कहने का तात्पर्य क्या है? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं कि मेरा जीवन तो बहुत छोटा है और जो सुख के पल है कहने लायक मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो मैं अपनी बड़ी बड़ी कथाएं आज मैं अपनी आत्मकथा में कैसे लिखूं? यह अच्छा होगा कि मैं सिर्फ औरों की सुनता रहूं और मौन रहूं, मतलब मैं औरों की सुनूं, उनकी आत्मकथाएं पढ़ूं और उनका मजाक भी मैं ना बनाऊं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी, आगे कभी कहते हैं कि यह ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा कि मैं चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियां और आत्मकथाएं सुनूं? तो मेरी आत्मकथा सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे? कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि के अनुसार उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, या उन्होंने कभी ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है कि जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिले, या जिसे पढ़ने से किसी की कोई रुचि, जिसे पढ़ने में किसी की कोई रुचि हो। ठीक है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि कवि यहाँ पर एक तर्क देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी सही समय नहीं आया है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि उनका दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया हुआ है। कवि अपने दुख भरे क्षणों को भूलना चाहता है और इस समय वो अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए भूलना चाहता है, इसलिए वो वापस अपने दुखद अतीत को कुरेदना नहीं चाहता, फिर से दुखी होना नहीं चाहता।
अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरे में मतलब दुख भरे वो जो पल हैं वो अभी सोए हुए हैं, अर्थात मैं उनको कुरेदना नहीं चाहता और कुरेद कर मैं दुखी होना नहीं चाहता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जो दुख हैं वो अभी वैसे के वैसे ही रहे, उसको कुरेदा न जाए। फिर से देखिएगा इसको एक बार, फिर से इसका मैं उसको फिर से कर लेते हैं। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पर कवि अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी, उनके लाल लाल गाल ऐसे लगते थे जैसे सुबह की जो सूरज निकलने से पहले की जो सुबह होती है, वो जो लालिमा होती है उसमें, वो जो लालिमा किससे ली गई है, मेरी पत्नी की सुंदरता से ली गई है। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। जो उसकी स्मृतियां हैं, उसके प्रेम भरे जो पल हैं, उनकी पत्नी के साथ जो प्रेम भरे पल हैं, वो उनके जीवन जीने का एक तरह से क्या है, सहारा है। जीवन को उधेड़ कर देखोगे, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। जब तुम मेरे जीवन के बारे में जानना चाहोगे, उसकी सीवन को उधेड़ोगे, उसकी सिलाई को जब उधेड़ोगे, तो उसमें तुम्हें मतलब आनंद पाने लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम्हें किसी प्रकार का उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं मैं, अपने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं आज मैं कैसे कह सकता हूँ। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं सिर्फ औरों की कथाएं सुनूं, समझूं और मौन रहूं, अर्थात मैं उनका मजाक नहीं बनाऊं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी आत्मकथा में ऐसा लिखने को कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है जिसे सुनकर तुम आनंद प्राप्त करो। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी वो समय भी नहीं आया है कि मैं अपने दुखों को कुरेदना शुरू करूं और तो अपनी आत्मकथा में लिखूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जो आत्मकथा है, जो मेरे जो दुख हैं, जो मेरे दर्द हैं, जो मेरी निराशाएं हैं, वो मौन रहे, वो किसी के सामने न आए। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ये। अगर आपको समझ में आई तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर कुछ भी कमी रही तो कमेंट करना न भूलिएगा। धन्यवाद।